हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन, द लास्ट लेसन। इसके ऑथर हैं एल्फोंसो डोडिट। और इससे पहले कि हम लेसन की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, इससे पहले कुछ पॉइंट हैं जो आपको जान लेना आवश्यक है लेसन को स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए बेटा, ये जो लेसन है आपका, ये कहानी बताता है हमें फ्रांको प्रशियन वार की, जो हुआ था 1870-1871 में। और इसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांस था उसको डिफीट कर दिया गया था प्रशिया के द्वारा। फ्रांस नाम आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा नेशन है। जो प्रशिया है वो जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया मिला के प्रशियन बना है। और इसमें क्या हुआ था, जब प्रशिया ने डिफीट किया फ्रांस को, तो उसका जो प्रशिया की जो आर्मी थी उसको लीड करने वाला था बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ वी आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। देखिए, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ कुछ ऑस्ट्रिया मिला के ये प्रशिया बना था। और इस स्टोरी में हम यहाँ देखते हैं कि फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस एंड लोरेन। मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी मेन पार्ट है उसका आप देख सकते हैं। फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं दो, अल्सेस एंड लोरेन। तो क्या हुआ है कि इनको कैप्चर कर लिया है जर्मनी ने। जो प्रशिया है, जर्मनी जिसके अंतर्गत है, तो उसने कैप्चर कर लिया गया है। तो ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये अंडर प्रशियन हैंड्स हैं। तो इस स्टोरी में हमें ये बताया गया है कि उस टाइम पे जब ये ऐसा हाल हुआ, इस तरह से कैप्चर कर लिए गए दो सिटीज़ जर्मनी के, तो वहाँ पे कौन कौन से चेंजेस लोगों की लाइफ में आए, तो ये हमें एक स्कूल के माध्यम से बताया गया है। जो स्कूल लाइफ होती है उसके माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है कि वहाँ पे कौन कौन से चेंज उस टाइम पे देखने को मिले। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो नैरेटर है लेसन का, जो या ऐसे कह सकते हैं लेसन में जो बोल रहा है वो एक स्कूल बॉय है जिसका नाम फ्रांस है। तो वो अपने अपने शब्दों में ही इस लेसन को नैरेट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles. तो देखिए क्या बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला, वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस सुबह बहुत ही लेट चला था। मतलब उसको, जो फ्रांस नाम का लड़का स्कूल जा रहा है तो उसको लेट हो गई थी। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब क्या होता है? ड्रेड मीन्स होता है भय होना। तो ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, उसे स्कोल्ड किए जाने का या डांटे जाने का डर था। स्पेशली, अब ये डर क्यों हुआ था? बिकॉज एम हैमिल हैड सेड, क्योंकि उसके जो टीचर थे एम हैमिल जिनका नाम था, उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो क्या करेंगे, हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, नहीं पढ़े हैं तो अभी आगे आप पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, उस पर क्वेश्चन किए जाएंगे, ये उनके टीचर ने एम हैमिल ने बोला था, इसलिए वो लड़का डरा हुआ था। कह रहा एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। अब बोल रहा है कि आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे उनके बारे में पहला शब्द ही, फर्स्ट वर्ड ही उनके बारे में पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। अब वो क्या बोल रहा है कि कुछ समय के लिए मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का, कि मैं रन अवे कर जाता हूँ, भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग द डे, स्पेंड मतलब होता है व्यतीत करना, तो स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन में कहाँ अपना व्यतीत करूँगा? आउट ऑफ डोर्स मतलब घर के बाहर। तो देखिए लड़का है छोटा सा, तो एक मोमेंट के उसने सोच लिया कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं क्या करता हूँ कि घर से भाग जाता हूँ और दिन अपना वहीं पर व्यतीत करूँगा। राइट, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। अब बताया गया, उस दिन के बारे में बताया गया है कि बहुत ही वार्म मतलब एक गर्म मौसम था, गर्म वाला दिन था। सो ब्राइट, बड़ा ही आकर्षक और सुंदर दिन था वो। और क्या हो रहा था? द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स।
और बताया गया है कि जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे। चर्पिंग क्या होता है? जब बर्ड्स बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उसको हम चर्पिंग बोलते हैं। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल था, जो वुड्स था, उसके एज पर, किनारे पर जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और क्या हो रहा था वहाँ पे? ओपन फील्ड था, बैक ऑफ द सामिल, सामिल क्या होता है? जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, ऐसी मिल्स जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, जिसको हम आरा मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? ओपन फील्ड था, खुला हुआ मैदान था सामिल के बैक में। तो वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? जब जो सैनिक होते हैं वो अभ्यास के लिए जा रहे होते हैं, तो वो जो सोल्जर थे, प्रशियन सोल्जर, वो ड्रिलिंग के लिए जा रहे थे, अभ्यास के लिए जा रहे थे। अब बोल रहा है ये सारी जो चीज़ें थी, तो कह रहा है इट वाज मच मोर टेम्पटिंग। ये क्या था? मच मोर टेम्पटिंग, कहीं ज़्यादा लुभावना था, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमारे मन को लुभाती हैं। तो इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट्स। तो ये जो सारा सेनेरियो था कि बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे, और जो डे था वार्म सो ब्राइट था, ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग के लिए जा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें कह रहा मच मोर टेम्पटिंग, ये ज़्यादा टेम्पटिंग थी उस पार्टिसिपेंट्स के रूल से। तो बच्चा है वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग बता रहा है कि जो पार्टिसिपेंट्स के रूल थे वो उससे तैयार नहीं थे, इसलिए वो उसको डरावने लग रहे थे, टीचर द्वारा डांटे जाने का भी भय था उसको। इसलिए वो क्या चाहता था कि मैं घर से भाग जाऊं और दिन अपना ऐसे ही व्यतीत करूं, राइट। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। बट बोल रहा है किंतु आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे अंदर शक्ति थी। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति होता है। टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है अपने आप को नियंत्रित करने की, अपने आप को रोकने की। मतलब जो उसका मन कर रहा था कि मैं बाहर भाग जाता हूँ और घर के बाहर समय व्यतीत करूँगा, तो उस चीज़ से अपनी उस इच्छा को रेसिस्ट करने की उसके अंदर स्ट्रेंथ थी। मतलब उसने भाग जाना उचित नहीं समझा, किसी तरह से अपने आप को रोका उस काम को करने से। और किया क्या उसने? हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो तेजी से स्कूल के लिए चल दिया। अब रास्ते में क्या होता है? व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब वो कहता है व्हेन आई पास द टाउन हॉल, टाउन हॉल वहाँ पे एक जगह होती है। बेसिकली टाउन हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं किसी भी कंट्री के, तो उस शहर में जो टाउन हॉल है, क्या हम कह सकते हैं एक बिल्डिंग का नाम है, वहाँ पे ऑफिशियल्स लोग रहते हैं वहाँ पे। तो कह रहे है ना, ये पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पे एक भीड़ जमा हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने। मतलब टाउन हॉल के पास ही बुलेटिन बोर्ड था और उसके सामने भीड़ इकट्ठा थी। अब बता रहा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। अब वो बता रहा है कि पिछले 2 सालों से ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारी सभी प्रकार की जो बैड न्यूज़ थी, बुरे जो समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, वहाँ से आए थे। मतलब जो वो बुलेटिन बोर्ड था, ये एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन बोर्ड था जहाँ पे समाचार आया करता था, न्यूज़ आया करती थी। तो ये क्यों बोल रहा है कि 2 ईयर्स से सारी जो न्यूज़ आती थी वो बैड न्यूज़ थी? क्योंकि जो वार चल रहा था, फ्रांको प्रशियन वार, उसमें जो प्रशिया है, जर्मनी है, उसने डिफीट करता चला आ रहा था, ठीक है, फ्रांस को। तो इस वजह से वो बैड न्यूज़ बोल रहा है। अब बैड न्यूज़ में क्या क्या बता रहा है? बोल रहा है द लॉस्ट बैटल्स, जो लॉस्ट बैटल्स होते हैं उनकी न्यूज़ आ रही थी, हारे हुए युद्धों की। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट क्या होता है? जब किसी देश में इमरजेंसी होती है, वहाँ के सोल्जर वगैरह हैं, जब वो मारे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है? जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उनको सेना में भर्ती कर लिया जाता है, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ड्राफ्ट की न्यूज़ आ रही थी। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके ऑर्डर्स वगैरह जो होते थे, तो इस तरह की न्यूज़ वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। और बोल रहा है एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, मतलब अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, वो रुका नहीं, बिना रुके ही चलता गया। और उसने चलते चलते ही सोचा कि वॉट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या बात हो सकती है, मतलब आज कुछ खास नहीं होगा, वही चीज़ होगी जो हमेशा होता रहा है। तो इसलिए उसने उस बुलेटिन बोर्ड में, या बुलेटिन बोर्ड में जो न्यूज़ चल रही थी, उस न्यूज़ को उसने देखना उचित नहीं समझा और वो अपना चलता ही गया। देन
एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। कह रहा तब मैं, हरीड मतलब जल्दी से गया, तेजी से गया, बाई एज फास्ट एज आई कुड, जितना तेज में जा सकता था, मतलब तेजी से गया स्कूल की तरफ। तो वहाँ क्या हुआ, द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। अब वहाँ पे क्या था, ब्लैक स्मिथ था, एक लोहार होता है, ठीक है, जिसका नाम था वाचर, वाचर नाम का लोहार था, हु वॉज देयर, जो वहीं पे खड़ा हुआ था, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है जो उसका शिष्य कह सकते हैं, चेला कह सकते हैं, तो अप्रेंटिस के साथ में था, रीडिंग द बुलेटिन, और वहाँ पे जो बुलेटिन चल रही थी उसको वो रीड कर रहा था। और जैसे ही जो फ्रांस वहाँ से निकलता है, तो जो ब्लैक स्मिथ होता है वाचर, कॉल्ड आफ्टर मी, कहता है मुझे पीछे से आवाज़ लगाता है, और क्या कहता है, डोंट गो सो फास्ट, इतने जल्दी मत जाओ। बब, बब का मतलब लड़का, उसको फ्रांस को ही बोल रहा है कि डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतने जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब तुम्हारे पास पर्याप्त समय है अपने स्कूल पहुंचने के लिए, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करो। तो इस तरह से मतलब वो उसको किसी तरह से टॉन्ट करता है लड़के को कि अरे लड़के ज़्यादा जल्दी मत कर, और पर्याप्त समय है तू स्कूल अपने पहुंच जाएगा। अब फ्रांस ने क्या सोचा, कह रहा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो क्या कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ। अब वो क्या करता है, फ्रांस वहाँ रुकता नहीं है, तो क्या, हाँ, रीच एम हैमिल्स लिटिल गार्डन, जो एम हैमिल, उसके, ये एम हैमिल कौन है, जो उसके टीचर हैं स्कूल के, तो उनका जो लिटिल गार्डन था, छोटा सा गार्डन था, तो वहाँ पे पहुँच जाता है, आर्ट ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और वो थोड़ा सा थका होता है क्योंकि तेज़ी से चल के गया हुआ था, तो मतलब आउट ऑफ ब्रेथ वाली उसकी स्थिति थी। अब बता रहा है स्कूल के बारे में, बता रहा है कि क्या होता था यूजली, अक्सर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, शुरुआत होती थी, तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पे क्या होता था, बस्टल का मतलब क्या होता है, जो बच्चा शोर शराबा होता है स्कूल के अंदर, तो उसको बस्टल बोला जाता है। तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, बहुत ज़्यादा क्या होता था वहाँ, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ऐसा बस्टल होता था, ऐसा शोर होता था, विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, रास्ते में बाहर, मतलब स्कूल के अंदर की जो आवाज़ें होती थी, शोरगोल होता था, वो बाहर स्ट्रीट तक में सुनाई देता था। इस तरह से ये यूजुअली एक माहौल होता था स्कूल के अंदर। अब जो आवाज़ें होती थी वो किस किस चीज़ की होती थी, तो वो होता था कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क होते थे बच्चों के, उनके ओपन किया जाना और क्लोजिंग किया जाना, मतलब उसको खोलना बंद करना, तो इसकी आवाज़ें थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और जो बच्चे होते थे लेसन को रिपीट किया करते थे, यूनिसन का मतलब होता है ग्रुप में, ग्रुप में बच्चे हाँ लेसन्स को रिपीट करते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और क्या कर लेते, क्या फ्रांस बोल रहा है कि हम लोग हैंड्स ओवर आवर ईयर, अपने कानों के ऊपर हम अपने हैंड्स रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, बेटर तरीके से हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, हमें समझ में आए, इसके लिए हम अपने कानों के ऊपर अपने हाथों को लगा लेते थे। तो ये एक्टिविटीज़ हैं बेटा जो बताई गई हैं कि ये अक्सर स्कूल में हुआ करती थी। और क्या होता था, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, और हमारे टीचर क्या करते थे, ग्रेट बड़ा सा रूलर लिए होते थे, और रैपिंग ऑन द टेबल, उसको क्या किया करते थे, टेबल पर रैपिंग मतलब पीटा करते थे। तो देखा होगा आपने भी, जब बच्चे शोर वगैरह करते हैं तो टीचर छड़ी लिए होते हैं, स्टिक लिए होते हैं, और उसको उसके टेबल पर मारते हैं जिससे बच्चे शांत हो जाएं, तो वो रूलर का रैपिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये सब हुआ करता था। लेकिन इस बार, इस दिन की बात है, जिस दिन की बात है इस लेसन में बताई गई है, तो उस दिन क्या होता है बेटा कि उस दिन इनमें से कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, सब कुछ कैसा होता है, एकदम शांत सा माहौल होता है। तो भी बताया गया है कि बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन इस बार क्या हो रहा था, नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, सभी चीज़ें सो स्टिल थी, बहुत ही शांत थी, सब कुछ एक क्या बड़ा ही शांत माहौल था।
अब कह रहा आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब क्या बोला है, आई हैड काउंटेड। काउंटेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, भरोसा करना। यहाँ पे ये काउंट मीन्स गिनना भी होता है, लेकिन यहाँ भरोसा करना है। तो कह रहा आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन। कॉमोशन होता है वही शोर शराबा, तो मैंने कॉमोशन पे, शोर शराबे पे क्या किया था, भरोसा किया था। टू गेट टू माई डेस्क, अपनी डेस्क तक पहुंचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए, मतलब कोई मुझे देख ना पाए, इसके लिए मैंने भरोसा किया था उस शोर शराबे पर कि शोर शराबा हो रहा होगा तो मैं क्या कर जाऊंगा, किसी को दिखाई, कोई मुझे देख नहीं पाएगा और मैं अपनी बेंच के पास या अपनी डेस्क के पास पहुंच जाऊंगा। ओके, लेकिन हो तो जैसा वो सोच रहा होता है वैसा होता नहीं है, होता इसके विपरीत है। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब वो क्या बता रहा है कि मैंने शोर कॉमोशन पे तो भरोसा किया था कि कॉमोशन हो रहा होगा, तो उस पर मैंने भरोसा किया था कि मैं क्या कर जाऊंगा, विदाउट, बिना दिखाई दिए मैं अंदर पहुंच जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, दैट डे एवरीथिंग, लेकिन उस दिन सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इस तरह से क्वाइट था, इतना शांत था पूरा माहौल जैसे कि संडे की मॉर्निंग। अब देखिए बेटा, संडे को तो कोई स्कूल होता नहीं, ठीक है, तो संडे को तो किसी तरह की कोई आवाज़ें आती नहीं है, लेकिन उस दिन तो संडे था नहीं, तो उस क्या होना चाहिए था, शोर गोल वगैरह होना चाहिए था, लेकिन उस दिन भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। राइट, थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। अब वो खिड़की से क्या देखता है, थ्रू द विंडो, खिड़की में से कह रहा है, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, मेरे जो साथी थे मैंने उन क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और वो पहले से ही अपनी प्लेसेस पर थे, सभी लोग जाकर बैठे हुए थे। एंड एम हैमिल, और जो एम हैमिल टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, जब टीचर आगे से पीछे की तरफ जाता है, पीछे से आगे की तरफ जाता है, तो ऐसे मूव कर रहा होता है, तो उसको अप एंड डाउन कहते हैं। तो अप एंड डाउन वो वॉकिंग कर रहे थे जो एम हैमिल, विथ हिज टेरिबल रोलर, आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो टेरिबल आयरन रूलर था, आयरन रूलर वही लोहे की छड़ी है उनकी, और वो उसको क्या बोला गया, टेरिबल बोला गया, खतरनाक, भयंकर, उनका जो भयंकर आयरन का रूलर था वो अंडर हिज आर्म, उनकी आर्म के नीचे था। अब बोला आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब बोला आई हैड टू ओपन द डोर, मतलब वो जिस मौके की तलाश में था वो मौका उसे मिला ही नहीं, तो उसे क्या करना पड़ा, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को ओपन करना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, सबके सामने। ना बोल रहा है, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब कह रहा है जब मुझे सबके सामने अंदर जाना पड़ा, तो यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कितना पानी पानी हो गया था, कितना शर्मिंदा हुआ था, ब्लस्ड हुआ था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था उस टाइम पे। उसे पता था कि पता नहीं क्या होना है अब, और टीचर मुझे डांटेंगे, मुझे इंसल्ट वगैरह मेरी की जाएगी, तो इस तरह से मतलब वो फ्राइटेंड था। But nothing happened. Am Hamel Sami and said very kindly, go to your place quickly. अब लेकिन बट नथिंग हैपेंड, लेकिन वहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। जो एम हैमेल थे, सामी, उन्होंने मुझे देखा, एंड सैड, और बोले वेरी काइंडली, बहुत ही काइंडली पूर्वक, सज्जनता पूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस, अपनी जगह पर जाओ, क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम वर बिगनिंग विदाउट यू, बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत करना, और विदाउट यू मतलब तुम्हारे बिना, तो हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे। अच्छा बात है बेटा, एक बात और बता दूं मैं, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं ना, तो ये जो ये 2-2.5 लाइन्स आप देख रहे हैं, इसमें पूरे से ये एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो जो टीचर थे उसके एम हैमिल, उन्होंने क्या कहा। तो ये पूरा पैराग्राफ जो आपने देखा है, इसको आपको आंसर में लिख के आना है कि जब वो जैसे ही पहुंचा तो एम हैमिल ने उसे देखा और वेरी काइंडली बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली, बेटा जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना स्टार्ट करने वाले थे।
आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। अब जब वो अंदर चला जाता है तो वो जंप ओवर द बेंच, बेंच को जंप कर जाता है, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और कहता है मैं अपनी डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेड। अब देखिए बच्चा क्या है, बैठ तो गया है अपनी डेस्क के पास लेकिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। तो वो कह रहा है कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर, गॉट ओवर होता है बेटा थोड़ा सी जीत हासिल करना, तो आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, उसका जो डर था, फ्राइट था, उस पर जब उसने थोड़ा सा क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली, मतलब उसका जो फ्राइट था जब वो कम हो गया, ठीक है, नॉट टिल देन, इससे पहले नहीं, अर्थात जब ये चीज़ हो गई, उसका जो फ्राइट था वो कम हो गया, तो इसके बाद कह रहा है डिड आई सी, मैंने देखा, दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि जो उसके टीचर थे, एम हैमिल थे ना, तो हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या पहने हुए थे वो, सुंदर हरे कलर का कोट पहने हुए थे, राइट। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, वो क्या पहने था, जो फ्रिल्ड शर्ट होती है वो होती है जो थोड़ी सी झालरदार शर्ट वगैरह, मतलब झालरदार शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट का मतलब होता है झालरदार शर्ट जिसमें कुछ किसी प्रकार से झालर वगैरह लगी होती है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काले कलर का छोटा सा सिल्क का कैप पहने हुए थे, ऑल एम्बॉर्डर्ड, और पूरी तरह से उसमें क्या था, एम्बॉर्डर्ड था, मतलब कढ़ाई निकली हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, अब उसकी ड्रेस को बताया गया है कि ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाला, निरीक्षण, और प्राइज डेज, प्राइज डेज मतलब जिस दिन पुरस्कार वितरण वगैरह होता था, तो प्राइज के डेज और इंस्पेक्शन के डेज को छोड़कर वो कभी नहीं पहनते थे, मतलब ऐसी अपनी कुछ स्पेशल ड्रेस वगैरह पहने हुए थे जो आप भी अपने खास मौक़ों में पहनते हैं, और ये एम हैमिल जो टीचर थे वो भी या तो जब निरीक्षण होता था, इंस्पेक्शन होता था तब वो ड्रेस पहनते थे, या प्राइज़ वगैरह बांटा जाना होता था तो प्राइज़ डेज में पहनते थे, ठीक है। इसके अलावा वो कभी नहीं पहनते थे, लेकिन उस दिन पहने हुए थे जिस दिन की ये बात हो रही है। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, अब कह रहा है कि जो पूरा का पूरा स्कूल था बड़ा ही स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब प्रतीत होता था, एंड सोलिंग, और गंभीर, एकदम शांत सा। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी लाइन बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, कह रहा बट द थिंग, लेकिन वो चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे सरप्राइज़ किया, मोस्ट, सबसे अधिक, कौन सी चीज़ है जिसने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज़ किया, तो कह रहा है कि वो ये था कि was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly, जो most कह रहा था, but the thing that surprised me most, वो चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, was to see, वो ये देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस, सबसे सरप्राइजिंग चीज़ बता रहा है कि जो बैक बेंचेस थी, पीछे वाली बेंचेस होती थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा कैसी रहती थी, खाली रहती थी, तो उसमें क्या हुआ था, बैक बेंचेस में जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग, विलेज के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली, बड़ी ही शांति से, लाइक आवर सेल्व्स, किसकी तरह, हमारी तरह, जैसे हम बच्चे लोग बैठते हैं ना, तो वहाँ पे विलेजर्स बैठे हुए थे शांति से। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि किस तरह से कितना चेंज हुआ था क्लासरूम में, गांव के जो लोग थे वो तक जाके बैठे हुए थे। अब कौन कौन बैठा था उसमें बताया गया, ओल्ड हॉसर बैठे थे, ठीक है, विथ इज 3 कॉर्नर्ड हेड, और वो अपना 3 कॉर्नर वाला एक हैट पहने हुए थे, 3 कोने वाला हैट पहने हुए थे, ठीक है। एक कौन था, द फॉर्मर मेयर, फॉर्मर मतलब होता है कोई पूर्व के मेयर वगैरह थे, ठीक है, और द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ऐसे ही आपके पूर्व के पोस्ट मास्टर थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, और इसके अलावा सेवरल अदर्स, कई अन्य लोग भी थे, ठीक है। तो हमें तीन नेम मेंशन किए गए, ओल्ड हॉसर था, राइट, और फॉर्मर मेयर था, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, कि एवरीबडी लुक्ड
सैड, और प्रत्येक व्यक्ति कैसा दिख रहा था? सैड दिख रहा था, जितने भी लोग आए थे। एंड ए हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर। अब जो हॉसर है वो क्या लाया हुआ था? एन ओल्ड प्राइमर, एक पुराना प्राइमर लेके आया था। तो अब ये प्राइमर समझ लेते हैं, प्राइमर क्या होता है। तो प्राइमर बेटा एक ऐसी बुक होती है जो हमने अपने खुद से अपने हाथ से बनाई होती है, और उसमें किसी भी सब्जेक्ट के या जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ों होती हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, वो हमने उसमें लिखे होते हैं। वो मैथ्स हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकती है, जीके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप इम्पोर्टेंट समझते हो। और जब वो किसी एक विशेष नोट में आप उसको लिख लेते हो और उसको पढ़ने के लिए यूज़ करते हो, तो वो प्राइमर कहलाता है। ठीक है, तो प्राइमर था, और प्राइमर का क्या कैसा हो गया था? थम्ब्ड एट द एजेस, और जो वो एजेस वगैरह होती हैं, उसके किनारे वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो थोड़े से पलटाने वलटाने की वजह से जो अंगूठे के निशान बने रहते हैं, तो उस तरह से उसमें किनारे पर उसके निशान बन गए। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उसने उसको खोल के रखा हुआ था प्राइमर को, ऑन हिज नीज, कहाँ? अपनी घुटनों पर रखे हुए था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो बड़ा सा स्पेक्टेकल्स था लाइंग अक्रॉस द पेजेस, वो पेजों के ऊपर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये बेटा स्कूल का उस दिन माहौल था। स्कूल में इस तरह से चेंजेस, इसने इस तरह से विलेजर्स वगैरह वहाँ पे बैठे हुए थे। ये क्लासरूम की उसने बात बताई कि वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, फ्रांस बोल रहा है कि जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो आई हर्ड माई नेम कॉल, तो मैंने सुना कि मेरा जो नाम है पुकारा गया। नाउ बोला इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न, अब ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। शुरुआत में आपको बताया गया था ना कि पार्टिसिपल्स पर उसको पार्टिसिपल्स लर्न करके जाने थे, ठीक है, लेकिन उसने लर्न नहीं किए थे, इसलिए स्कूल से वो डरा हुआ था कि टीचर मुझे क्या करेंगे? डांटेंगे। तो कह रहा व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू। कह रहा व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन, मैंने क्या नहीं किया था, क्या मैंने कितना क्या प्रयास मैंने नहीं किया था, टू बी एबल, टू से सुनाने के लिए, ये बोल कहने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल्स फॉर द पार्टिसिपल्स, वो जो पार्टिसिपल्स के ड्रेडफुल रूल थे, खतरनाक रूल्स थे, उनको सुनाने के लिए मैंने क्या नहीं किया था। अर्थात वो बोल रहा है कि मैंने पूरी कोशिश कर ली थी कि मैं वो उन जो पार्टिसिपल्स के ड्रेडफुल रूल्स हैं उनको ऑल थ्रू पूरी तरह से, वेरी लाउड, बहुत ही लाउड तरीके से, एंड क्लियर रूप से मैं उनको सुना सकूं, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और कोई मुझसे गलती ना हो, इसके लिए मैंने पूरा प्रयास कर लिया था। बट आई गॉट मिक्सअप, लेकिन मैं मिक्सअप कर गया, भूल गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, कहाँ भूल गया? ऑन द फर्स्ट वर्ड, शुरुआत के ही शब्दों में, मतलब वो स्पष्ट रूप से आगे बता ही नहीं पाया, शुरुआत के शब्दों में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर क्या रहा? वो खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, अब क्या बोल रहा है कि मेरा जो हृदय था वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था, ज़ोर ज़ोर से घबराहट हो रही थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं लुक अप करने की, ऊपर देखने की डेयर भी नहीं कर पा रहा था, हिम्मत भी मेरी नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर देख पाऊँ। अब देखिए बेटा क्या होता है कि जब फ्रांस जो है पार्टिसिपल्स को नहीं सुना पाता है, उसको मिक्सअप कर जाता है, तो उसे डर होता है कि अब मुझे टीचर द्वारा डांटा जाएगा, तो वो बड़ा भयभीत होता है। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता है, होता बिल्कुल अलग है, सरप्राइजिंग भी होता है उसके लिए। कहता है आई हर्ड माई एम हैमिल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमिल मुझसे बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है। यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पर्याप्त बुरा फील हो रहा होगा, मतलब तुम खुद भी अगर नहीं बता पाए हो, तुम्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा होगा, खुद वो तुम बुरा फील कर रहे होगे, तो मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। वो बताते हैं कि सी हाउ इट इज़, देखिए हाउ इट इज़, ऐसा कैसे होता है। तो जो भी चीज़ें वहाँ पे हुई, या फ्रांस जो है अगर नहीं सुना पाया, पहले भी नहीं सुना पाया होगा, कई ऐसे मौके आए होंगे, तो उन सब का वो रीजन्स बताते हैं कि देखिए बेटा ऐसा कैसे होता है। कहता है एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन वी हैव सेड, हम कहते आए हैं, टू आवर सेल्फ, अपने आप से, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते आए हैं, बाय, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम,
और ये आज के बच्चों को भी बड़ी समस्या है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, कह रहा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। कहता है कि हम वी हैव सेड टू अवर, हम अपने आप से कहते आए हैं कि आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख रहे हो कि वेयर ही वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता बता रहे हैं उस टाइम की उन बच्चों के बारे में कि हम क्या करते हैं, कि हम हमेशा कोई भी काम हमें करना होता है तो हम ये कह के टाल देते हैं कि अरे मेरे पास तो भाई पर्याप्त समय है, कल कर लूँगा, कौन सी जल्दी है जो आज ही करूँ। ठीक है, ये जो बच्चे हैं वो ये थिंकिंग बनाए रहते हैं। तो वो सब चीज़ें वो एम हैमिल उसके जो टीचर हैं वो फ्रांस को समझा रहे हैं कि बेटा देखिए ऐसा ऐसा होता है। आहा दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, और ये आह लिखा है एक्सक्लेमेशन है जो दुख को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है दैट्स द ग्रेट ट्रबल, ये एक बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत है विथ अल्सेस, अल्सेस के साथ पूरे सिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये पूरे के पूरे अल्सेस के साथ एक बड़ी मुसीबत है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब ये सी अल्सेस के लिए यूज़ किया गया है। तो हम पूरे अल्सेस के जितने भी लोग हैं सबको बोलेंगे कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग को टाल देती है, टिल टुमारो, कल पर लर्निंग को टाल देती है। अर्थात जितने भी लोग हैं अल्सेस के वो क्या करते हैं, लर्निंग को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब यहाँ एक बहुत अच्छी बात बोली गई है। अब ये बोला गया है कि नाउ दोज फेलो, अब वे लोग, और वे लोग मतलब जर्मनी वाले लोग जिन्होंने हम पे अधिकार किया है, जिन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया अल्सेस और लोरेन को, तो उनके लिए बोला गया है कि अब वे लोग आउट देयर जो वहाँ पर हैं, विल हैव द राइट, उनके पास एक अधिकार होगा, टू से टू यू, आप लोगों से कहने का। क्या कहेंगे वो आप लोगों से, कि हाउ इट इज़, ऐसा कैसे है कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड करते हो। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन होने का बहाना करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर आउन लैंग्वेज, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो आप बोल सकते हो, नॉर राइट, ना ही लिख सकते हो, योर आउन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोली गई है कि देखिए बेटा हम लोग ऐसे अपनी लर्निंग को टालते रहते हैं, समय पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी की वजह है कि आज हम जर्मनी के कंट्रोल में हैं और उन लोगों को हमने अधिकार दे दिया है, वो हमसे ये कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो और ना तो तुम खुद की भाषा को लिख सकते हो ना पढ़ पाते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक धिक्कार है हम लोगों पे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, अब लेकिन वो इसके लिए बताते हैं कि बेटा फ्रांस, इसके लिए तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांस। ठीक है, उसको पुअर लिटिल फ्रांस से संबोधित करते हैं और बोलते हैं कि बेटा यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स, बोल रहे हैं गलती तुम्हारी नहीं है। वी हैव ऑल, हम सब लोग, अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, एक बड़ी मात्रा में रिप्रोच किए जाने के लिए हैं, धिक्कारे जाने के लिए हैं, मतलब धिक्कार हम सब लोगों पर है। अवर सेल्फ विथ, स्वयं में, हमें स्वयं में अब सभी लोगों को अपने आप पर धिक्कार होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो बताते हैं कि बेटा गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सब लोग हैं जो रिप्रोच किए जाने लायक हैं, हम सब लोगों की मिस्टेक्स हैं। तो बताते हैं, अब सबसे पहले वो बोलते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। अब सबसे पहले वो पेरेंट्स को जिम्मेदार बताते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वर नॉट एनेक्जियस, वो चिंतित नहीं रहे हैं या नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, कि आपको वो सीखने दें, अर्थात आपको सीखने देने के लिए आपके जो पेरेंट्स थे वो चिंतित नहीं थे, मतलब उन्हें भी कोई चिंता नहीं थी कि आपको सीखो या ना सीखो। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। अब पेरेंट्स क्या करते थे, प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, टू पुट समबडी वर्क का मतलब होता है किसी को काम पे लगाना। तो दे प्रेफर्ड, प्रेफर क्या होता है, प्रेफर होता है जब हम दो चॉइस में से किसी एक चॉइस को ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वे आपसे काम करवाना पसंद करते थे। ऑन ए फार्म, कहाँ, किसी फार्म में या किसी मिल्स में काम करवाते हैं, किस लिए, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसा, लिटिल मोर मनी, कुछ थोड़ा और अधिक पैसा कमाया जा सके, इसके लिए वो ये पसंद करते थे कि आपको फार्म में और मिल्स में काम करवाते थे। उन्होंने कभी आपकी स्टडी को लेकर एनेक्जियसनेस नहीं दिखाई, कभी वो चिंता नहीं की उन्होंने।
तो ये पेरेंट्स को जिम्मेदार बताते हैं। फिर बोलते हैं एंड आई, और मैं, अब खुद को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, मुझ पर भी ब्लेम किया जाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कह रहे हैं हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने अक्सर नहीं भेजा आप लोगों को, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फ्लावर्स को पानी लगाने के लिए, पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे लेसन लर्न करने देने की अपेक्षा। मतलब वो खुद को कहते हैं कि मैंने आपको लेसन लर्न नहीं करने दिए और मैंने कहाँ भेज दिया आपको, अपने फ्लावर्स में वाटर देने के लिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और बताते हैं कि जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था कभी कभी, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैंने या तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। तो मतलब पैरे यहाँ पे टीचर्स भी हैं जो वो भी जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे आपको ये इससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है कि जो पेरेंट्स थे उनको इसलिए ज़िम्मेदार माना एम हैमिल ने क्योंकि वो बच्चों से उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो उनको पढ़ने नहीं भेजते थे, बल्कि किसी फार्म में या मिल में काम करने के लिए भेज देते थे ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें। और इसके बाद एम हैमिल खुद को भी जिम्मेदार बताते हैं, इसलिए क्योंकि कभी कभी वो उनकी लेसन्स को पोस्टपोन करके अपने फ्लावर्स पे पानी देने के लिए अपने बगीचे में उन्हें भेज देते थे। और कई बार एम हैमिल को फिशिंग के लिए जाना पड़ता था तो वो उन्हें एक छुट्टी दे देते। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम इतना ही लेसन कवर करेंगे। इसका बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो इस लेसन के अंतिम और सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।